बेटा एनवायरनमेंट की आपकी 3rd क्लास है ये, इससे पहली 2 क्लास आपकी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडियोधर्मिता, अब चल रहा था पोल्यूशन को लेकर के। ठीक है, पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से ये हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। रेडियोधर्मिता, आणविक विस्फोट एवं आणविक हथियारों के परीक्षण से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल को दूषित करते हैं। बेसिकली एयर पोल्यूशन पे फोकस चल रहा था आपका। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा विकिरण की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है विकसित देशों की निर्यात सामग्री। विकसित देश क्या करते हैं, विकसित देश अपना जो प्रदूषित सामग्री है उसको विकासशील देशों के यहाँ पे डंप करते हैं। विकासशील, देखो बेटा एक समस्या आ रही है जो हमारा कूड़ा है इसके निस्तारण को लेकर के। ये अब देखोगे आपके लोकल की भी समस्या है। आप जो शहर हैं, शहर अपने जो कूड़े को कहाँ गे दें, तो नियर बाई वो अपना बाहरी एरिया जो है उसको चुन लेते हैं और वहाँ के लोकल लोग जो है उसका अपोजिशन करते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे विकसित देशों की जो निर्यात सामग्री है बड़े बड़े कंटेनर में भर के पहले मलेशिया में डंपिंग के लिए भेजा जाता था और इसके लिए मलेशिया को फंडिंग किया जाता था कि अपने यहाँ वो पोल्यूशन जितना ये मटेरियल है उसको डंप कराने का कार्य कर रहा है। पर 2 साल पहले मलेशिया ने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ कोई डंपिंग मटेरियल मत भेजना। यानी कि जो हार्मफुल पोल्यूटेंट हैं उनको डंप किया जाता है ज़्यादातर जो गरीब देशों के यहाँ पे, और गरीब देशों को ये कहा जाता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे और आप ग्रीनरी बढ़ाओ। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने का कार्य करो। और विकसित देश अपने विकास के लिए डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और विकासशील देशों को वो फाइनेंशियली एड करते हैं, किसके लिए, एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए या ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। तो विकसित देशों की निर्यात सामग्री एक तरीके से घातक और प्रतिबंधित रसायन विकसित देशों द्वारा गरीब देशों को बेचे जाते हैं, दान दिए जाते हैं या वायुमंडल को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। अब आप देखना जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब ये किस तरीके से है, ये भी एक मेथड है आपका। कल मेथड पे बहुत फोकस किया गया है। जो अमीर है, जो अमीर है वो किसको दान दे रहा है मटेरियल, कब, एट द टाइम ऑफ दीपावली, जब लोगों की यहाँ सफाई होती है तो अमीर किसे दान दे रहा है, गरीब को। और वो गरीब किसी भी स्तर का हो सकता है। सापेक्ष गरीब में देखोगे ना, जो करोड़पति है उसके कंपैरिजन में लखपति जो है वो गरीब है। तो ये दान देने या ऐसे देखोगे ना, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, आप देखोगे जो मान लिया बड़ी अच्छी कॉलोनियां अमीर लोग हैं उनके बच्चों की जो साइकिल है, जो 20-20 हज़ार रुपए की साइकिल है, वो उन्हें दे देते हैं काम, जो उनके यहाँ काम वाली आई है उनके लिए वो बेकार की चीजें हैं तो वो वहाँ पे चली जाती हैं। एक तरीके से जो पुरानी तकनीकी है, पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो जो विकासशील देश हैं इन लोगों को दे दी जाती है ऐसे ही। और आप ध्यान रखना इसमें एक चीज क्या है कि जो पुरानी तकनीकी का मटेरियल वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होता है। जो रेटिंग दी जाती है ना स्टार वाली रेटिंग है आपका एनर्जी का कंज्यूम करने के हिसाब से। जो नई टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम खपत करते हैं, जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट हैं टेक्नोलॉजी के मामले में वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो विकसित देश क्या करते हैं, विकासशील देशों को या तो अपनी टेक्नोलॉजी के जो पुराने सामान हैं उनको बेच देते हैं, दान दे देते हैं, और इनके यहीं पे ही आप देखोगे वो डंपिंग का कार्य करते हैं। वेस्ट मटेरियल इनके यहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक कॉलम आता है आपका दुर्घटनाओं को लेकर के। दुर्घटना यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी कांड है, इसमें आप लिख लो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके हिसाब से 2-3 दिसंबर मिडनाइट जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो ज्यादातर मिडनाइट को हुई हैं, 2 और 3 दिसंबर। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, बताएगा कोई बच्चा, विमुद्रीकरण, नोटबंदी क्या है बेटा, और यहां से एक वर्ड निकल के आया लीगल टेंडर। मोदी जी रात में प्रकट हुए 9 बजे के आसपास चैनल पर, उन्होंने कहा कि आज के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। लीगल टेंडर का मतलब ये कि सरकार ये दावा करती है कि आपके पास जो नोट है उसको मार्केट में चलेगा, वो कोई भी व्यक्ति उसे मना नहीं कर सकता। तो वो देखोगे ना एक उस पर लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो भारत सरकार
गारंटी देती है आपको उस चीज़ की। तो लीगल टेंडर का मतलब ये है, ये जो घटना आपकी हुई ये हुई 2 और 3 दिसंबर की मिडनाइट 1984 को। किसके कारण हुई है? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। भोपाल गैस त्रासदी कांड बोला इसे बोला जाता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी है बेटा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कीटनाशक कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से दुर्घटना विश्व के प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना है। इसमें हजारों लोग जहरीली हवा से सांस लेने के कारण मारे गए। रात में रिसाव हुआ और एक बहुत बड़े एरिया में जितने भी लोग सो रहे थे वो सोते सोते मर गए। और उसमें क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन भी हुआ। आज भी वहाँ बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं, ज़्यादातर जो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। एक 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की बात की गई है। इसके रिएक्टर संख्या 4 में विस्फोट हुआ और यहाँ से रेडियोधर्मी पदार्थ रिसाव हुआ और यहाँ भी हजारों लोग मारे गए। ये 2 घटनाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे पहले बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे। और भी घटनाएं ऐसी हैं जो एक मास लेवल पे लोगों की जो क्या हुई है, मौत हुई है। तो ये आपकी दुर्घटनाएं हैं, 2 तो ये इंपॉर्टेंट हैं ही आपकी। और भोपाल गैस त्रासदी कांड तो पहले बहुत क्वेश्चन आता था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण, जहरीली गैस के कारण लोगों की हत्या हुई है। आज तक भी ये कोर्ट में केस चला हुआ है और जब इसकी वो वर्षगांठ आती है तब अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं कि आज भी भोपाल गैस त्रासदी कांड के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे इसे आराम से। इसके बाद आपका मुख्य वायु प्रदूषक एयर पोल्यूशन पे पिछली क्लास से कंटिन्यू चल रहे हैं। एयर पोल्यूशन पे फोकस किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषक तत्व और किन चीजों पे इफेक्ट डालेगा उन चीजों की बात की गई है। मुख्य वायु प्रदूषक, वायु को दूषित करने वाले पदार्थों को वायु प्रदूषक कहा गया है। स्वरूप के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं, गैसीय प्रदूषक, सूक्ष्म कण और जैविकीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषकों में क्या क्या आ जाएगा आपका? धुआं, धूम कोहरा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से मैंने कल आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था H2SO4 एसिडिक रेन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन, सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन आदि ये आपके गैसीय, ठीक है, नेचर के आधार पर यहाँ 3 भागों में बांटा है। वायु प्रदूषण के लिए गैसीय प्रदूषक हैं। ठीक है, सूक्ष्म कण प्रदूषकों में सीसा है बेटा, ये एवेस्टस, कांच, सिरेमिक, लोहा, तांबा, जिंक, सोप स्टोन, क्रोमियम, कोयला आदि ये सूक्ष्म कण भी एयर पोल्यूटेंट के तौर पे शामिल हैं। एक यहाँ पे वर्ड आता है एरोसोल। क्या होता है बेटा? एरोसोल क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब गांव में, जो पहले ऐसे तो किचन होती नहीं थी, जब कल हम चिमनी की बात कर रहे थे, जो पोल्यूशन है, धुआं है, वो चिमनी के थ्रू बाहर चला गया। एक रसोई अलग होती थी और उस रसोई में ज़्यादातर चूल्हा जब चलता था एट द टाइम ऑफ, जब बारिश होती थी, अक्सर गांव में तो बाहर ही चूल्हा रख लेते हैं और देखोगे खाना पकाना चल रहा है। बट जब अंदर चूल्हा चलता है तो तुम देखोगे उसमें से बारीक कण निकलते हैं और वो कभी कभी एयर में ऐसे फिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें एरोसोल बोलते हैं। कार्बन के कण जो हवा में लटके रहते हैं उनको एरोसोल बोला है। और देखोगे ना, जहाँ चूल्हा होता है उसके पीछे एक ब्लैक ब्लैक वो भी रहता है, तो वो भी आपका क्या है, जो उत्सर्जित धुआं है, वो जम करके कार्बन के कण वहां पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है बेटा, ये सूक्ष्म कण आपके इस तरीके से ये एयर पोल्यूटेंट के लिए जिम्मेदार हैं। जैविक के प्रदूषक, अनेक सूक्ष्म जीव व वनस्पति इसमें शामिल है, जिसमें कि वायरस और परागकण। परागकण क्या होते हैं बेटा? परागकण क्या होते हैं? पोल्यूटेंट। अच्छा, किस प्रकार का पोल्यूशन है ये? एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। कैसे होता है ये? हम्म, हवा के द्वारा। कैसे? थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, जहाँ पे वनस्पति ज्यादा सघन उसमें है, ठीक है, वहां पे ये क्या होता है बेटा, फूलों में क्या है, जैसे ये फूल है तो इसमें परागकण मिलेंगे ऐसे। जब ये एयर में ज्यादा मिलते हैं तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जिम्मेदार होते हैं। फूलों की घाटी में एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहाँ से आगे आपके लिए जाना नुकसानदायक है। अगर वहां आप जाओगे तो उस एयर में जो ये परागकण है इनकी संख्या ज्यादा होगी और ये लंग्स में आपके चले जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति वहां ज्यादा टाइम तक रुका तो उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्योंकि परागकण उसके लंग्स को इफेक्ट करते हैं। तो ये नेचुरल पोल्यूटेंट के तौर पर अधिकता में काउंट होते हैं परागकण।
आप देखोगे फूल को तोड़कर अक्सर ऐसे हम लगा लेते हैं, और उसमें जो बारीक बारीक परागकण है वो हमारी क्या है, इनहेलिंग हो जाती है और वो अंदर चले जाते हैं, और कई लोगों को एलर्जी होती है इससे। तो ये परागकण भी आपके एयर पोल्यूटेंट के तौर पे काम करते हैं। कहाँ पे? जहां इनकी सघनता ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। वायु प्रदूषक के दुष्प्रभाव यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। मेनली एयर पोल्यूशन आपका लंग्स को इफेक्ट करता है मुख्य तौर पे जब आता है, बट आप देखोगे जब हम बात करते हैं सामान्य तौर पे, तो हमारी पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को ही इफेक्ट करता है, क्योंकि बॉडी हमारी इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे अंग पर निर्भर है। अगर लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो बहुत सी समस्याएं हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएंगी। वायु में उपस्थित हानिकारक कणिकाएं सांस लेने के साथ साथ फेफड़ों रक्त के साथ मिलकर के विभिन्न रोग फैलाती हैं। इसमें श्वसन नली में, फेफड़ों में जलन, छाती में जकड़न, गले में खराश, सांस लेने में असुविधा आदि शिकायतें होती हैं। आज पोल्यूशन के कारण एक स्थिति हुई है कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी आप देखना उन्हें बहुत समस्याएं आने लगती हैं, और बहुत से घरों में तो मशीन रखी हुई है वो इनहेलिंग कराने वाली। आप देखोगे उसमें कैप्सूल डाला जाता है और उसमें उसे लगा दिया जाता है, और 2-3 मिनट 5 मिनट का एक टाइम होता है उसमें कि उसे सांस के थ्रू उस कैप्सूल को दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को ये समस्या है, इसके कारण एयर पोल्यूशन के कारण। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो आती जा रही है वो और कमज़ोर पैदा होती जा रही है। किसके कारण से? क्योंकि पोल्यूशन का इफेक्ट तो ह्यूमन हेल्थ पे है ही, और उनके खान पान भी उन्हें इंटरनली वीक बनाते जा रहे हैं। ठीक है बेटा। प्रदूषण वायु के कारण सांस संबंधी विभिन्न रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, ठीक है, विलोनोसिस, अस्थमा, टीबी, निमोनिया, नजला, फेफड़ों का कैंसर आदि। लंग्स कैंसर, अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे टाइम तक किसी एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है तो उसको लंग्स कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अभी पीछे न्यूज आई थी तो उसमें ज़्यादा यही मिला कि जो लंग्स कैंसर में 76% लोगों की स्टडी ये की गई कि वो ज़्यादा लंबे समय तक एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे थे। तो आप देखोगे जब मैंने आपको बताया स्टार्ट किया, तो जो ये व्यक्ति जिस सराउंडिंग में रह रहा है उसका इफेक्ट इसकी ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है। इसकी भी दो थ्योरी है बेटा, इसके भी दो सिद्धांत हैं, समझ रहे हो आप जो मैं बात कह रहा हूं। एक थ्योरी इसके जस्ट अपोजिट है। जो गंदी बस्ती में लोग रहते हैं, गंदी बस्ती में रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। कैसे? ये भी थ्योरी है। और एक ये भी है कि अगर आप स्वच्छता नहीं रखोगे तो आप बीमार पड़ोगे। दोनों अपोजिट थ्योरी है बेटा, ध्यान रखना। ये चीज दोनों विपरीत हैं कि एक तरफ तो ये कह दिया कि ये लोग जो रह रहे हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई है, वहाँ रहते रहते इनके अंदर इतनी क्षमता डेवलप हो गई है कि इन्हें कोई बीमारी अटैक नहीं करती है। इनकी ह्यूमन बॉडी के जो डिफेंसिव सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। और सामान्य तौर पे हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, स्वच्छता नहीं रखोगे तो बीमार पड़ोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो ये क्या है, लोकल एरिया में एयर पोल्यूशन अगर हो तो वो हमारे लंग्स कैंसर का ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है। और आज एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? डिफोरेस्टाइजेशन के कारण। क्या होता है डिफोरेस्टाइजेशन? वनों का विनाश। ठीक है। यहाँ पे दिया है श्वास रोग के अतिरिक्त मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर आदि। एक मैंने आपको बताया हमारे यहाँ सोशियोलॉजी में एक ब्रांच है मेडिकल सोशियोलॉजी। इसमें बेटा किस चीज का अध्ययन किया जाता है? कोई भी व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, इसको जो भी रोग होता है वो उसकी परिस्थिति के आधार पे है जहां वो रह रहा है, सिचुएशनल। एक आपका आया था सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। क्या है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम? कैसे? बताओ बेटा। सिक बिल्डिंग, और कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। सोनिया बताओ क्या होती है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम? क्यों हो रही है सेम प्रॉब्लम? मैं इस बात को जानना चाह रहा हूँ। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन सभी लोगों को जो एक बिल्डिंग में रह रहे हैं एक हेल्थ इश्यू आ रहा है। इसी चीज की स्टडी हम इसमें करते हैं बेटा। मेडिकल सोशियोलॉजी ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार हुआ है तो उस बुखार की खोज उसकी सामाजिक संरचना में नहीं है।
यानी कि ह्यूमन में कोई भी अगर हेल्थ इश्यू आता है तो दो तरीके से हो सकता है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। अब देखोगे शुगर को ज़्यादातर ये कहा गया है कि ये मधुमेह जो है वंशानुगत बीमारी है, बट ये मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये तो कुछ दिन पहले ही आपकी सोसाइटी में आई है मधुमेह। आपकी लाइफ स्टाइल ने क्या किया है, ये शुगर की प्रॉब्लम लेकर के आई है। और शुगर जब किसी को हो जाता है तो वो सभी चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो हृदय रोग, कैंसर आदि रोग वायु में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर हो जाते हैं। यानी कि एयर पोल्यूशन का आपकी हेल्थ से सीधा सीधा रिलेशन है। तरह तरह की डिजीज होने का खतरा एयर पोल्यूशन में बना रहता है। ठीक है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित शीशे के कण शरीर में जाने पर यकृत आहार नल की नाल को क्षति पहुंचाते हैं, हड्डियों को गलाना। ये भी ध्यान रखना बेटा। स्त्रियों में समस्या होना, बच्चों में मस्तिष्क विकार जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। आज देखोगे बच्चों में ज्यादा इश्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप देखोगे जैसे जैसे हमारी पीढ़ी, ये ओल्ड जनरेशन है और ये न्यू जनरेशन, क्या क्या चीजें बदली हैं? सबसे ज्यादा खान पान। खान पान बदलने से बेटा जो शरीर में ताकत थी, जो पहले लोग थे, बुजुर्ग लोगों के दांत आज भी आपको मिल जाएंगे, और अब जो नए बच्चे हो रहे हैं उनके दांत आपको खराब मिलेंगे ज्यादातर। और हम कहते हैं कि ब्रश नहीं कर रहा, ब्रश करने की बात नहीं है, वो इंटरनली इतना स्ट्रांग है ही नहीं, उसकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा की कमी है। बच्चे होने के साथ ही छोटे बच्चों की ही कमी है। और पहले खेल होते थे, आप देखोगे खाया पिया दूध पिया सब चीजें, और खेल भी ऐसे होते थे जो फिजिकली स्ट्रांग करते थे। आज फोन पे उठाते हैं और गेम खेलने लगते हैं, वही उन्हें सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है न्यू जनरेशन का। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन पूछते रहना साथ के साथ, जो कोई माइंड में आ रहा है क्वेश्चन। वनस्पति पर प्रभाव देखोगे, जो ये सराउंडिंग एटमोस्फियर है, अभी हम जो फोकस कर रहे थे लेक्चर का, वो ये कह रहे हैं व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, नहीं, जो इस एरिया में रह रहा है। मान लिया फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से निकलने वाला जो है सब चीजों को प्रभावित करेगा। किसे भी करेगा? वनस्पति को भी करेगा। आप देखोगे सड़क के किनारे एक पेड़ है, सड़क है, इसमें परिवहन है, ट्रैफिक है। ध्यान रखना, जब सर्दियों की रात होती है ना, तो सड़क के पास पास ही इतना धुआं होता है कि ये पता आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ सड़क है, क्योंकि रात में जो ट्रैफिक गुजरा है तो धुआं ज़्यादा दूर तक नहीं गया, उस सड़क के आसपास ही है। इसीलिए ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है, वो जो सड़कों के किनारे पेड़ लगते हैं कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें। अब ये पेड़ जो है ये क्या करेगा, ये जो पोल्यूशन होगा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस पे जो फल लगा है, इस फल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होगी? प्रदूषक होगी। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? प्रदूषक होगी। और अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये प्रदूषक आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। कहाँ होंगे? वसा में। और इसी पेस्टिसाइड की मात्रा को हमारी बॉडी में स्टोर होने को क्या बोलते हैं? जैव सांद्रण। जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन। यानी कि बायो कंसंट्रेशन ये है कि जब किसी जीव में या वनस्पति में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसे बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं। एक टर्म और है इसके रिलेटेड, बायो मैग्निफिकेशन, पिछली बार भी कराई है मैंने आपको। तो ये बायो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम यही है कि जैसा हमारा सराउंडिंग होगा उसी तरह की चीजें हमारे अंदर जाएंगी। और यहाँ से रिलेटेड आपका एक डिजीज है, कौन सी है बताओगे? कौन सी डिजीज है? कोई भी बच्चा नहीं बता रहा? मिनी माता। ये रोग कहाँ से आया बेटा? जापान से। क्या स्टोरी है इसकी? जो समुद्र का किनारा था, यहाँ यहाँ पे फैक्ट्री लगी काय की? पारे की। इससे पारा रिसाव हुआ। इसमें जो मछली थी, मछली के अंदर पारे की अधिकता हुई, और ये मछली लोकल जो लोग थे उन्होंने कंज्यूम की, उनके ह्यूमन बॉडी में क्या गया? पारा। और पारे से रोग होता है मिनी माता। ठीक है, तो ये रोग आपका क्यों हुआ? क्योंकि इस मछली के अंदर जो है पारे की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और इसे बोलते हैं बेटा फूड चैन। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला।
कल एक मैंने आपको कोटेशन बताई थी, जो भजन गाते हैं हम, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हमारा ऐसा है कि जो हम इसको देंगे ये रिटर्न गिफ्ट हमें देने वाली है। तो खाद्य श्रृंखला में आप देखोगे, अगर अपने खेतों में आप जहर डाल रहे हो जो पेस्टिसाइड है, ठीक है, तो वो आपको अनाज के थ्रू आपकी बॉडी में भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बॉडी में। और अगर ये कीटनाशक बॉडी में गया तो ये किसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है? कैंसर को। और इसमें एक ज़्यादा है डीडीटी और बीएचसी, डीडीटी और बीएचसी, ये सारे क्या हैं? नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं, कीटनाशक हैं। और अगर ये बॉडी में गए तो ज़्यादातर कैंसर का कॉज होते हैं, इसलिए ये बैन रखे गए। फूड चेन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है एयर पोल्यूशन के हिसाब से, इसीलिए लोग वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक आप देखोगे, एक इंजेक्शन आता है जो भैंसों को उस टाइम लगाया जाता है जब दूध निकाला जाता है। कौन सा है इंजेक्शन? वो ऑक्सीटोसिन, लिख लो बेटा। कौन सा इंजेक्शन है वो? ऑक्सी। देखना बेटा, एक मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने आपको चीजें बताई हैं जब ज्यादातर आप पढ़ते हो, कि जिस चीज पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, देखोगे ना, प्रतिबंध लगाया तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे बिहार में शराबबंदी की गई, शराब बंद की गई तो शराब का कंजप्शन दुगना हो गया, 2 टाइम बढ़ गया। ह्यूमन की एक नेचर है, जिस काम को उसे मना किया जाता है उसको वो अधिक करता है, और जिसको कहोगे उसे नहीं करता है। जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए बोला जाए तो तुम पढ़ोगे नहीं और सब काम करोगे, ठीक है ना। और वो विशेष तौर पे जब आपका एग्जाम होगा, जब मन तुम्हारा कहेगा कि पढ़ना ही नहीं है, ठीक है नहीं। ध्यान रखना, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी, और जैसे ये एग्जाम खत्म हुए तो फिर तुम्हारी नींद गायब, फिर नींद नहीं आने की, और तुम सोचोगे कल तक तो बहुत नींद आ रही थी, आज क्यों नहीं आ रही है। तो ये हमारी वो है। आप देखोगे ना, ऑक्सीटोसिन का जब हम बचपन में थे, छोटी सी एक शीशी आती थी, ठीक है ना। और जब कभी कभी अक्सर होता था ये, कभी किसी को, जैसे देखोगे ना, कोई पशु है और उसका बच्चा जो है, पहले कम ऐसा होता था कि उसका बच्चा मर गया, बड़ा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट किसान का अपने पशुओं से होता है। आज ध्यान रखना, जो डेयरी खुली हुई है शहरी क्षेत्र में, इसमें ये बिजनेस है। ये जो डेयरी वाला मालिक है, ये इस बच्चे का हिसाब लगा लेता है कि ये 2 लीटर दूध एक टाइम में पी रहा है, यानी कि 4 लीटर दूध पी रहा है डेली। और अगर मैं 5 महीने तक इसको पालूंगा तो कितने दिन हो गए? 150 दिन। और इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना दूध हो गया? तो दूध का 6 कुंटल का नुकसान हो गया, और 6 कुंटल दूध कितने का बैठेगा? तो इसे जानबूझकर वो मार देते हैं। अब इसको किससे दूध निकलवाते हैं? इस ऑक्सीटोसिन से। ये ऐसा हार्मोन है कि ये इसकी जो कंट्रोल करने वाली पावर है उसको खत्म कर देता है, और इससे हाँ, वो तो देखोगे वो पुरानी टेक्निक थी, अब वो नहीं बनाते उसे, अब तो सीधा इसको लगाते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जब से ये मार्केट में बैन किया है, डीडीटी के साथ ऑक्सीटोसिन भी बैन हुआ है, जब से ये मार्केट में बैन हुआ है, तब से पहले तो छोटी छोटी शीशी आती थी जो एक इंजेक्शन भरा और वो कांच की होती थी, तोड़ के फेंक दिया उसे। अब पूरी प्लास्टिक की बोतल आ रही है इतनी, और उसमें इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, भरते हैं और लगाते हैं। मात्रा भी बढ़ गई है उसकी, और उसका कंज्यूम भी बढ़ गया, और उसे हम बड़ी मात्रा में लेकर के आए क्योंकि वो बैन है। बैन कहने के लिए है, सिर्फ मार्केट में मिल रही है आपको। ऐसे डीडीटी और बीएससी मिल रही है। डीडीटी गैमक्सिन बोलते हैं, पहले आप देखोगे गन्ने में यूज होती थी जब स्टार्टिंग हुई थी कीटनाशक की, और इसमें अगर 3 साल बाद भी गन्ने का जो अब अवशेष है वो निकला तो उस पर गैमक्सिन ऐसी की ऐसी लगी मिलती थी वो। तो यानी कि वो नॉन डिग्रेडेबल है, एक लंबे समय तक एनवायरमेंट में अपने आप को बनाए रखती है, ठीक है बेटा। ऑक्सीटोसिन हो गया। एक पोल्यूटेंट और लिखो, डिक्लोफिनाक। ये जो पशु है, कभी अगर इसे बुखार हुआ, फूड चेन पे चल रहे बेटा आपके क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला को लेकर के, तो इसे एक डिक्लोफिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये ह्यूमन के लिए भी आ रही है, हरे पत्ते वाली गोली जो गांव में किराना की दुकान पे मिलती है। जब आंटी लोगों को सिर में दर्द या बुखार होता है तो वो कहती है कि हरे पत्ते की गोली ले आना, और बच्चे भी किराना स्टोर से ले आते हैं उसे। तो डिक्लोफिन ये बुखार की गोली है, बुखार का इंजेक्शन पशु को दिया जाता है,
और पहले फूड चेन ये थी कि अगर पशु की डेथ हुई, मृत्यु होगी यहाँ, तो उसे कहाँ पे, जो लोकल एक एरिया होता था वहां पे डाल दिया जाता था। यहाँ पे जो गिद्ध है वो इसको खा जाते थे, इसे गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा गया है। बट जब ये डिक्लोफिन इस गिद्ध के अंदर गई तो दो ही कंडीशन होती थी, या तो 30 दिन के अंदर इसकी डेथ हो जाती थी या इसकी प्रजनन क्षमता कम हो गई। और ये गिद्ध आज रेड डेटा बुक में शामिल है। ये कैसा है, लुप्त प्राय हो गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके फूड चेन से रिलेटेड है, मिनीमाता, डीडीटी, बीएचसी, ऑक्सीटोसिन और डिक्लोफिनाक। ठीक है, तो फूड चेन का मतलब ये है कि जो आप दोगे नेचर को, जो आप एग्रीकल्चर में डालोगे वही अनाज में आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। वनस्पति पर प्रभाव प्रदूषण का एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, ऐसे ही आपका पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव पेड़ों पर भी पड़ता है। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन हमारी स्किन को तो नुकसान करती ही करती है, बट वनस्पति को भी नुकसान करती है। अगर एसिडिक रेन होगी तो आपके जो नेचर में जो प्लांट हैं उन प्लांट को भी वो नुकसान करेगी। धूम कोहरा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, ओजोन आदि पौधों की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, जो पोल्यूशन का एरिया होगा, अब एक रिसर्च हुई म्यूजिक की, म्यूजिक थेरेपी पे धर्मेश रिसर्च कर रहा है। तो उस म्यूजिक थेरेपी का मतलब ये है कि पेड़ पौधे भी इसी तरीके से हैं जैसे ह्यूमन बीइंग। आप अगर म्यूजिक नहीं सुनोगे, म्यूजिक आपको सुनना जरूरी है, आपको जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पे स्टडी की गई कि जो एक प्लांट है वो म्यूजिक वाले एरिया में था, दूसरी जगह था जहाँ कोई म्यूजिक नहीं है, तो म्यूजिक वाले एरिया में ज़्यादा ग्रोथ हुई इसकी। तो प्लांट सेम ह्यूमन के तरीके से होते हैं, बस ये बोलते नहीं है जैसे आप लोग बोल रहे हो। और अगर आप इनसे बातें करोगे तो ये कर लेंगे आपसे बातें, बट उसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जंतुओं पर प्रभाव, फ्लोराइड यौगिक प्रदूषक घास स्थलों में जमा होने पर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। बताइए, खाद्य श्रृंखला की बात चल रही थी, खाद्य श्रृंखला क्या है पता चल गया? अब नहीं चला? क्या है खाद्य श्रृंखला, बताओ। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? पता तो है पर बताएंगे नहीं। बताओ बेटा, फूड चेन। जब तक नहीं बताओगे क्लास नहीं चल रही आगे। बताओ बेटा, या तो बताओ ना ये कह दो जी मुझे पता नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। ऐसे कैसे बता पाओगे? हमें 17 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का है और तुम 4 महीने में आकर के मेरी तरह कैसे एक्सप्लेन कर दोगे? जैसा आपको पता है मुझे ऐसा कैसा ही बता दो, मैं ये एनालिसिस कर लूंगा कि आपको पता है। क्या है बताओ, फूड चेन क्या है? कहीं उधार मांग के लाओगे सब? किसी को भी पता नहीं है? नहीं पता? पता है बेटा? देखो, चैन का मतलब क्या होता है? कड़ी। अब फूड चेन का मतलब ये है बेटा कि जैसे आपने यहाँ, ये मिट्टी है, किसान का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें इसने कोई फसल उगाई है। ठीक है, अब जो ये फसल उगाई है इसमें जो मिट्टी में डाला है, इस फसल में कुछ मात्रा में ये चीजें आएंगी। अगर पेस्टिसाइड डाला है, फर्टिलाइजर डाले हैं, तो वो भी कुछ मात्रा में इस फसल में, सपोज दैट गेहूं है, गेहूं आपने बोया है और इस गेहूं में कीटनाशक डाला है, यहाँ पे स्प्रे भी किया है और मिट्टी में भी डाला है, तो ये कीटनाशक की कुछ मात्रा गेहूं में आई। ठीक है, या पशु के लिए चारा आप लेके गए, चारा ले गए, ये पशु ने खाया, ये पशु के अंदर गया, अब पशु ने दूध दिया, ये आपने पिया, ये आपके बॉडी के अंदर आ गया। इस तरीके से इस एलिमेंट का मूवमेंट होते 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 आपकी बॉडी में आना, ये प्रोसीजर हमारा कहलाता है फूड चेन के थ्रू जनरेट हुई
समस्या। अभी एक सप्ताह पहले एक खबर थी कि पागल कुत्ता आया, उसने गाय को काटा और गाय से जो दूध निकला तो महिला की मौत होगी। किसके कारण? रेबीज के कारण। अब अचंभे की बात है ना, जो कुत्ता आया, जो पागल कुत्ता था, उसने गाय को काटा था यहाँ, ठीक है, और गाय से जो दूध निकला, इस महिला की मौत रेबीज के कारण हुई। इस रेबीज के कारण जो इस कुत्ते से था। अब वो कहाँ गया है? उसकी बॉडी के अंदर से दूध के थ्रू और इस महिला में पहुंच गया वो। तो ये केसेस आपके फूड चेन के हैं। और फूड चेन क्या है कि जैसे कोई सी जगह से, जैसे अभी मैंने आपको मिनी माता की बात की, पारा कहाँ से रिसाव हुआ? फैक्ट्री से। गया कहाँ? समुद्र में। समुद्र में मछली थी। भाई जिस सराउंडिंग में रहेंगे उसी चीजों को हम एब्जॉर्व करेंगे। कल भी तो बात हुई थी इन चीजों को लेकर के पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि हम अब जहरीले हो गए, हमें जहर चाहिए ही चाहिए, बॉडी अडेप्ट कर रही है हमारी। तो बेटा फूड चेन के तो केसेस हैं और ये तो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं है पता तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी बात है। फूड चेन अगर नहीं आ रही और एनवायरमेंट पढ़ लिया तो बिल्कुल जीरो हो आप। क्लियर कट बात है। फूड चेन का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक आता है खाद्य जाल, उसमें एक ही एंगल नहीं होता, उसमें अलग अलग एंगल होते हैं जाल के तरीके से। फूड वेब बोलते हैं जिसे हम। उसका मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बताया। हमारा क्या है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन पढ़ोगे एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन और एनवायरमेंट, वनस्पति पर और जीवों पर प्रदूषण के प्रभाव, टाइप और नए नए प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या हैं, किस तरीके से पोल्यूशन जनरेट होता है, इस चीज को आप पढ़ोगे। इससे पहला एक पार्ट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया आती है, क्लोरोफिल आता है, पूरी इक्वेशन आती है किस तरीके से पेड़ पौधे हमारी रिएक्शन करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो वो नहीं आपको पढ़ना है, पर इसमें फूड चेन तो आपको पता होनी चाहिए। जो यहाँ मिट्टी में डालोगे वो ही हमारी बॉडी में आ जाएगी। किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू। आप क्या खा रहे हो आप देखोगे, आप उस लोकल एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी चीज को तो कंज्यूम कर रहे हो। हर एक व्यक्ति की नीड है भोजन करना। भोजन में क्या खाओगे भाई? किसी दिन बाहर जाकर के खाए, वरना घर में जो रिलायबल सोर्स हैं, यानी कि दलिया खा रहे हो, गेहूं की रोटी खा रहे हो, वही तो खा रहे हो ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो स्वास्थ्य है हमारा, स्वास्थ्य की स्थिति हमारी थाली की स्थिति से चलती है। थाली समझते हो? थाली का तो पता है? हैं क्या होती है? खाने वाली थाली। अब तुम डेली क्या खा रहे हो, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरठ जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा तंत्रिका तंत्र, न्यूरो सिस्टम, न्यूरो से रिलेटेड बीमारी मिल रही है। किसी के बैक में दर्द है, किसी के पैर की नस में दर्द है, महिलाओं को अक्सर मिल रही है। क्योंकि हमारी थाली में क्या है, आप देखोगे फिर जब हम जाते हैं न्यूरो वाले के यहाँ तो वो एक कैप्सूल देता है, वो मछली के तेल का कैप्सूल। ज्यादातर लोग की जी हम वो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वो कैप्सूल लेते हैं जिसमें मछली का तेल है। तो उसमें एक विटामिन डी का वो मिलता है जो सूर्य की उपस्थिति में आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम बनाती है। तो थाली की क्या स्थिति है, आप डेली क्या खा रहे हो? हमारे लोकल से हमारी थाली बनती है बेटा। बिहार का व्यक्ति चावल ज्यादा खाता है, हमारे यहाँ कभी कभी बनते हैं कि जी आज चावल बना ले, क्या हाँ जी आज चावल विशेष त्योहार पर बनाए जा रहे हैं। तो थाली का मतलब ये कि आप क्या खा रहे हो वो आपकी स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करेगा। जहाँ लोकल एरिया समुद्र का किनारा है वहाँ डेली मछली खाई जा रही है, तो वहाँ देखोगे न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी की बॉडी ऐसी नहीं है जिसमें ये कह देंगे कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी उस जगह हो रही है जहाँ की लोकल थाली में कैल्शियम की मात्रा नहीं है। कौन नहीं? देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लोकल स्थिति जो है, अब जैसे मैंने अभी बताया, ये जो आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है इसके कारण जो पोल्यूटेंट आया, अभी देखोगे जैसे मछली खाई किसी ने, अगर ये मछली वहाँ बिल्कुल अच्छे उसमें है तो ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है। देखोगे ना, दो चीजें हमारी, एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों विचारधाराएं हैं। कोई कह रहा कि मछली खाने से ताकत आती है, दूसरा कह रहा है कि नहीं अरे भैया दलिया खाने से ताकत का है, वो खारी गुड़िया देखो ताकत मिलेगी ना। तो ये हमारी अप्रोच है कि कोई व्यक्ति किस चीज को कह रहा है कि भाई इसे खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, कोई कह रहा नहीं इसे खाने से नहीं। ये तो हमारी अप्रोच है कि कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है। बट इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, प्राथमिक उत्पाद जैसे
आपका गन्ना है, इसमें अगर इसे आप कंज्यूम करोगे तो आपको 100% यहाँ मिल रहा है कैलोरी। जैसे ये दूसरे स्तर पे जाएगा तो इसकी 10% रह जाएगी, और जैसे ही थर्ड लेवल पे जाएगा, यानी कि गन्ने से जो चीजें अलग बनी हैं वो आपकी 1% रह जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि एक स्तर से जाने पर, दूसरे स्तर पर जाने पर केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखोगे ब्रेड खाते हैं आजकल, आज एक फैशन चला है, पहले ब्रेड आती थी, कब हमारे टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी ब्रेड आना, देखोगे ब्रेड बड़ी टेस्टी लगती थी, और अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जो ब्रेड का पोर्शन है ना ये, इसमें से भी इसे ऐसे काट रहे हैं, इन्हें साइड के इनको फेंक देते हैं। अब इस ब्रेड में कुछ नहीं है, जब तुमने कुछ खाया ही नहीं है तो तुम्हारी बॉडी कैलोरी कहाँ से ले लेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट आपको 100% एनर्जी देता है, बट इसका जब आपने मॉडिफिकेशन किया, सपोज दैट मूली है, आपने खेत में खाई तो यहाँ आपको एनर्जी मिलेगी भरपूर उसमें जो भी है, बट आपने इसे उबाल दिया और उबालने के बाद उसे ऐसे निचोड़ के पराठे बनाए, तो जो उसके मिनरल्स थे वो आपने सारे खत्म कर दिए, यहाँ आपको 10% मिलेगी। और अगर इसका तीसरा स्तर कोई बना लिया आपने तो यहाँ 1% मिलेगी। अब इस 1% एनर्जी में आप क्या करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं आज न्यू बेन बॉबी हैं, जो आप देखोगे नए अभी जो 2-4 साल 5 साल 10 साल के हैं, इन्हें सबसे ज्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं, क्योंकि इनके खान पान में ही चीजें नहीं है। चने खिला दो आज बच्चे को, खा लेगा क्या? दलिया खिलाओ, नहीं खाने का। टेढ़े मेढ़े खिला दो, खा लेगा। और प्रोडक्ट आ रहे मार्केट में जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, उन्हें खा लेंगे, वो अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ पे एक राजीव गांधी का कोट है, बेटा उसे लिख लेना। राजीव गांधी ने 1986 में एक स्टेटमेंट दिया, किसको लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर के, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपए रिलीज करती है तो वो ग्रास रूट लेवल तक, मतलब गांव तक, गांव के लिए 100 रुपए दिए हैं, तो गांव तक पहुंचने में वो 10 रुपए रह जाएंगे। ये वहां से मैच करता है। एक थर्ड स्टेटमेंट और लिखो कि जो ये पृथ्वी है, अर्थ से सूर्य की किरणें जो हैं वो 7% वापिस चली जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा ड्यू टू एनी रीजन, किसके कारण, ग्रीन हाउस गैस किसी के कारण, या बादलों की रात अक्सर गर्म होती है, तो ये 7% जो एनर्जी वापिस जा रही है ये इस एरिया में रह जाएगी, और इसी के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि किसके कारण हो रही है, इसके कारण। तो ये 3 पॉइंट बेटा नोट कर लेना। प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है। एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर कितनी मिलती है, सिर्फ 10%। ठीक है, ऐसे ही राजीव गांधी का स्टेटमेंट नोट कर लेना। क्या देख रहे हो बेटा फोन में? बताओ क्या देख रहे हो? कैसे? अच्छे से बताओ, समझ में आया? अच्छा अच्छा, तो ऑक्सीटोसिन तो बताया मैंने। देखो अभी वहां मत जाओ, अभी इस पे फोकस रखो, उसमें बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चले आगे। क्योंकि अक्सर देखोगे क्लास के टाइम अगर फोन चला रहे हो तो आपका माइंड वहां चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, ड्राइविंग करते समय फोन नहीं चलाना, सरकार क्या करती है, चालान कर देती है। इसीलिए क्लास करते समय फोन नहीं चलाना आपको। तो भूमंडल ताप में वृद्धि, जो भी मैं बात कर रहा था, वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी कि भूमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ के एनवायरमेंट में वृद्धि हो रही है। और इस पे क्वेश्चन बहुत आपका आया है। औद्योगिक क्रांति क्या है, बताएंगे बच्चों, जल्दी से क्विकली बताया करो, ये टाइम कंज्यूमिंग मत करो कि भाई आप मैं देखता रहूं और आप सोचते रहे बताएं ना बताएं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने 5th क्लास में पढ़े होंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
और इससे एक क्वेश्चन जनरेट होता है जो तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है लेवल? व्हाट इज द रिवॉल्यूशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड चेंज? सिंपल से क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट की क्लास है। थोड़ा सा हम हटे हैं, क्यों हटे हैं? क्योंकि पोल्यूशन जनरेट होता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेट की क्लास में बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ना नेट जीआरएफ की परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। सोशियोलॉजी में पूछ सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरू हुई है? इंग्लैंड से शुरू हुई है। किसके साथ? जेम्स वाट के भाप के इंजन के साथ। इंजन बन गया है, साइकिल चलती थी, मोटरसाइकिल बनी है। मोटर रखी गई साइकिल पे, और वो जो साइकिल पुलिंग की जाती थी ह्यूमन के द्वारा, वो अब मोटर के द्वारा खींची जाने लगी। तो नए आविष्कार हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इंडस्ट्रियों का लगना, और ये इसकी शुरुआत आपकी इंग्लैंड से हुई है। और अगर देखोगे जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, उसकी प्रक्रिया इसी की देन है। क्यों इसकी देन है? क्योंकि जैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई वहाँ, आप देखोगे जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि भारत से कच्चा माल ले जाते थे और पका करके माल भारत को वापस दे दिया जाता था, कम कीमत पे यहाँ से लेके जाते थे। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को वो यूज करते थे, इंडस्ट्री में उसे पका करके वापस हमारे मार्केट में दे दिया जाता था। इसके कारण क्योंकि उनके यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। इंडस्ट्री क्या करती है? मास लेवल पे प्रोडक्शन करती है। बड़े स्तर पे प्रोडक्शन हुआ। अब बड़े स्तर पे प्रोडक्शन हुआ है तो आप थोड़ी कंज्यूम कर लोगे उसे। मान लिया आपके 2 बीघा अरहर है तो हो सकता है पूरे साल में आप दाल वो खा लो, पर अगर 20 बीघा है तो उसे थोड़ी खा लोगे तुम कि सुबह भी दाल शाम को भी दाल अरहर खाओगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उसे मार्केट में लेके जाओगे। अब सपोज दैट वहाँ पे सबके यहाँ अरहर है, तो फिर क्या करोगे? उसे एक्सपोर्ट करोगे। कहाँ करोगे? दूसरे देश के लिए। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था और विकासशील देशों को इन्फ्लुएंस किया गया था कि आप अपने इस एडेप्टेशन की प्रक्रिया को संधि पे साइन करो और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को अडेप्ट करो, ताकि विकसित देशों को अपना इस मटेरियल के लिए मार्केट मिल जाए। ये एक इकोनॉमिक रीजन है ग्लोबलाइजेशन का पूरे विश्व में लागू होने का कारण है। औद्योगिक क्रांति क्या है? क्रांति क्या होती है? व्यवस्था का परिवर्तन। लिख लो इसे, थोड़ा सा डीपली है कोई स्टेटमेंट, दोनों में अंतर है। व्यवस्था में परिवर्तन तो क्या कहलाएगा? चेंज। व्यवस्था में परिवर्तन चेंज, और व्यवस्था का परिवर्तन रिवॉल्यूशन क्रांति। व्यवस्था में परिवर्तन चेंज को इंडिकेट करता है, बट व्यवस्था का परिवर्तन रिवॉल्यूशन है। कोई बच्चा परिवर्तन एक्सप्लेन करेगा? चेंज क्या होता है? सिंपल सी बात है। अगर आप नेट जीआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हो और आपको चेंज एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, व्हाट इज द चेंज? सोशल चेंज की हम बात करते हैं। यूनिवर्सल लॉ है, परिवर्तन संसार का नियम है। आप तो ऐसे ना थे, कब नहीं थे? 2 साल पहले। 3 चीजों से कंपैरिजन करते हैं बेटा, समय, वस्तु और भिन्नता। समझ में आ जाना चाहिए चेंज। एक स्टेटमेंट, आप तो ऐसे ना थे। कौन? आप। कब? 2 साल पहले जब हम मिले थे। क्या अंतर आ गया है पहले में और अब में? क्या भिन्नता है? दैट इज द इंडिकेशन ऑफ चेंज। और ये चेंज जब सोसाइटी में होता है तो इसे हम कह देते हैं सोशल चेंज। समझ गए? चेंज का मतलब है कि जैसे आप यहाँ बैठे हो, कल शिवानी वहां बैठेगी, तुम इधर, ये परिवर्तन हो गया। बट पता चले कि यहाँ नहीं, दूसरी जगह ही हो गया मामला, तो वो क्रांति हो जाएगी, मतलब कि सिस्टम ही चेंज हो गया है पूरा। ठीक है ना? तो हमारी बॉडी में चेंज होते रहते हैं, हमारी सोसाइटी में चेंज होते रहते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल स्थिर हो जाए। ध्यान रखना, सोसाइटी स्थिर नहीं है। कैसी है? डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। कैसे हो जाएगा? अभी आप आ रहे हो, सपोज दैट जब आपका जेआरएफ हो जाए, किसी दिन तुम्हारा मन करे 1-2 साल बाद, अरे आज कोचिंग चलते हैं, और तुम यहाँ आओ, तो पता चले मेट्रो का स्टेशन मेडिकल वाले पे उतरो और आपसे वो बताए लेडी कि दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, तो आप कहोगे ये तो कितना चेंज हो गया, यानी कि मेरठ बदल गया है। तो आप देखोगे ना कि
चेंज का मतलब है व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन हर जगह हो रहा है। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको यही चीज अप्लाई करनी है। पहले मैरिज पैटर्न कैसे थे, मैंने आपको बताया, जब मान लिया हमारे जो फोर फादर है उनकी शादी हुई तो जब किसी को साइकिल मिल गई तो रुका मच जाता था गवान में कि भाई साइकिल मिली हुई है। आज क्या है, आज फॉर्च्यूनर भी मिल जाओ तो पड़ोसी यार है फॉर्च्यूनर ही तो आई है भाई, है ये घर घर खड़ी है ऐसी गाड़ियां। तो आज इकोनॉमी काफी डेवलप होगी, और ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद सब लोगों के पास पैसा आ गया है। पहले कम लोगों के पास पैसा होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था गांव में घूम लिए, बट ज्यादा पैसा लोगों के पास नहीं है, तो पैसे की लिमिट थी। अब तो तुम किसी के घर चले जाओ, हो सकता है 10-20 लाख रुपए बैग में पड़े हों किसी का आयको की क्या लगे, कल वो जमीन का बैनामा करना 20 लाख रखे अभी तो देखो ना ये चीज क्या है, पैसा पहुंचा है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट ह्यूमन पे हुए हैं, जाना है कि टेंशन ना लो, ठीक है बेटा। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आपकी। इसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, हेलोजन गैस की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। किसके कारण, इंडस्ट्री जब से डेवलप हुई है। और आप देखोगे इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश की जाती है, ज्यादातर जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं, जो उसका वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, उसको ठिकाने लगाने के लिए नदियों के किनारे ज्यादातर इंडस्ट्री डेवलप होती है। तो इस अपशिष्ट को कहाँ छोड़ दिया हमने, नदी में। इससे पृथ्वी के पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। ग्रीन हाउस, ओजोन क्षरण, भूमंडलीय तापन में वृद्धि जैसी समस्याएं सामने आई हैं। पर्यावरण प्रदूषण के इन खतरनाक दुष्परिणामों से समस्त मानव जाति अनिष्ट का भय व्याप्त हो गया है। पोल्यूशन इतना आपका बढ़ गया है कि मेडिकल के क्षेत्र में हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, और एक सबसे बड़ा प्रॉफिट का साधन हो गए हैं हॉस्पिटल खुलना। और वो लोग खोल रहे हैं जो डॉक्टर नहीं है, ध्यान रखना, जो एक बिजनेस के तौर पे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं जिसपे मेडिकल की डिग्री नहीं है। डॉक्टर विजिट करते हैं, डॉक्टर आते हैं जब कोई बीमार व्यक्ति है और विजिट करके वो चले जाते हैं, और उन लोगों ने हॉस्पिटल खोले हुए हैं। क्यों खोले हुए हैं, क्योंकि प्रदूषण के कारण हेल्थ इश्यू सोसाइटी में इमर्ज हुए हैं, ठीक है बेटा। लास्ट लाइन इस क्लास की ये है, 1989 में पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी नामक नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्या नारा था 89 में, पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए एक वार्निंग है, विश्व के लिए। और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी को कम करने की बात की गई है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है, जो ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है, ताकि हम पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। पिछली बार जो टेम्परेचर है वो 51, 52 बहुत जगह का काउंट किया गया है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा तो मानव जीवन की संकल्पना हम पृथ्वी पर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। ये आज आपकी क्लास है एनवायरनमेंट की। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, वो ऑनलाइन नोट्स मंगाना चाह रहे हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, अभी बताओ।